वेलकम टू माय चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में फिरोज तुगलक के ऊपर जो मैं चर्चा पहले से करते आया हूँ उसी को कंटिन्यू करते हुए उसके कर प्रणाली के बारे में बात करेंगे, टैक्सेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि उसके पीरियड में टैक्सेशन सिस्टम किस तरह की थी, क्या वो उदार थी या वो एक्सप्लॉयटेटिव थी, और जो उसने टैक्सेशन सिस्टम डेवलप किया उससे क्या राजकोष को फायदा हुआ या राजकोष की स्थिति और भी खराब हो गई। सर्वप्रथम अगर हम देखें उसके टैक्सेशन सिस्टम का अगर हम विश्लेषण करें तो यह पता चलता है कि उसने एक लिबरल उदार टैक्सेशन सिस्टम को डेवलप किया था। अलाउद्दीन के टाइम से जो 23 प्रकार के टैक्स लिए जा रहे थे जो एक्सप्लॉयटेटिव माने जाते थे कुछ इतिहासकारों के द्वारा, या फिरोज तुगलक को लगता था कि वो एक्सप्लॉयटेटिव हैं, उसको समाप्त कर दिया गया और जो शरीयत में 4 प्रकार के टैक्स की बात की गई है उन्हीं करों को लागू रखा गया, जिसको खराज, खम्स, जजिया और जकात कहते हैं। खराज नॉर्मली जो भू लगान है, लैंड रेवेन्यू है, उसको कहा गया, जो माना तो ये जाता था कि नॉर्मली उपज का तीसरा हिस्सा होता था, लेकिन फुतुहाते फिरोज शाही जो किताब है उसके अनुसार फिरोज तुगलक के समय उपज का 5वां हिस्सा 20% खराज दिया जाता था। खम्स जो है वो युद्ध में जो लूटा जाता था उसको खम्स कहते हैं, जिसमें सैनिकों का और राज्य का हिस्सा होता था। फिरोज तुगलक ने जो खम्स के हिस्से की जो बंटवारा है उसको 20% कर दिया राज्य के लिए और 80% सैनिकों के लिए छोड़ दिया गया, जो कि अलाउद्दीन के टाइम में उल्टा था। अलाउद्दीन 80% खम्स को क्लेम करता था राज्य के लिए और 20% जो है वो सैनिकों के बीच में बांटा जाता था। हालांकि ये जो बंटवारा हुआ ये सैनिकों को साइकोलॉजिकली बहुत खुश किया। अलाउद्दीन के टाइम में सैनिकों को लगता था कि उन्हें तो 20% मिलेगा या मिलता है, लेकिन फिरोज तुगलक के टाइम में सैनिकों को एक मनोवैज्ञानिक ये संतुष्टि मिली, साइकोलॉजिकल एक सेटिस्फैक्शन मिला कि अब 80% उनको मिलेगा। हालांकि आर्थिक रूप से इसका कोई फायदा सैनिकों को नहीं हुआ, इसलिए कि अलाउद्दीन के टाइम में जितने युद्ध लड़े गए उतना युद्ध फिरोज तुगलक के साथ टाइम में हुआ ही नहीं, इसलिए खम्स का जो कलेक्शन है वो बहुत कम ही हुआ, इसलिए कोई बहुत फायदा नहीं हुआ। फिर भी अगर हम एक टैक्स के रूप में हम देखें तो खम्स जो है उसमें जो डिवीजन हुआ वो 20-80 का हुआ, 20 राज्य के लिए 20% और 80% जो है वो सैनिकों के लिए। जो तीसरा कर था जजिया, जिसकी शुरुआत तो अरब के टाइम से ही जो मोहम्मद बिन कासिम आया था उसी समय से जजिया की शुरुआत हो गई थी। ये जजिया जो है एक नॉन मुस्लिम से लिया जाने वाला टैक्स था जो अभी भी कंटिन्यू हो रहा था। अगर हम उस पीरियड के स्रोत को देखें, मोहम्मद बिन कासिम के पीरियड के स्रोत को देखें तो इसके 3 कैटेगरी थे जो लिया जाता था। 48 दिरहम चांदी का एक सिक्का होता है, उसको दिरहम कहते हैं। 48 दिरहम अपर क्लास से लिया जाता था, 24 दिरहम जो है वो मिडिल क्लास के लोगों से लिया जाता था और 12 दिरहम जो है वो लोअर क्लास के लोगों से लिया जाता था। और ये जजिया जो है वो हमेशा एडल्ट एबल मेल नॉन मुस्लिम्स से लिया जाता था। एडल्ट एबल मेल नॉन मुस्लिम्स, इट मीन्स कि जो अयोग्य थे, जो वृद्ध थे, जो बच्चे थे, जो महिलाएं थी, उनसे ये टैक्स नहीं लिया जाता था। तो ये जो सिस्टम चली आ रही थी और ये जो कैटेगराइजेशन था 48 दिरहम, 24 दिरहम और 12 दिरहम का, उसको लागू किया गया। एक इसमें परिवर्तन ये लाया गया कि अरबों के टाइम में या फिरोज तुगलक के पहले ब्राह्मणों से जजिया नहीं ली जाती थी, लेकिन फिरोज तुगलक ब्राह्मणों से भी जजिया लेना शुरू किया। तो ये भी एक आमदनी का स्रोत था, टैक्सेशन सिस्टम में ये भी आता है। और जो चौथा है वो है जकात। जकात जो है वो अमीर मुस्लिमों से लिया जाता था,
एक तरह से वो दान के रूप में देते थे। उनकी आमदनी का जो 40वां हिस्सा होता था वो ज़कात के रूप में वसूला जाता था, जो गरीब मुसलमानों के बीच में बांटा जाता था। तो ये 4 प्रकार के टैक्स फिरोज तुगलक के समय लिए जा रहे थे और इनको बड़े व्यवस्थित ढंग से वसूला जाता था ताकि राज्य की आमदनी में किसी प्रकार की कमी ना हो, राज्य की आमदनी ठीक ढंग से सुचारू ढंग से चलती रहे और राजकोष जो है उसको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा एक जो और नया कर है जो सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था, ऐसी भूमि, किसानों की ऐसी भूमि जो राज्य के द्वारा निर्मित जलाशयों या नहरों से सिंचित होती थी, वहाँ से हक के सर्व नाम से टैक्स लिया जाता था जो ऊपर इसका 10% होता था। तो ये भी एक आमदनी का जरिया था और ये भी टैक्सेशन सिस्टम के अंदर ही आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीयत के हिसाब से जो टैक्सेशन सिस्टम वाजिब था वही टैक्सेशन सिस्टम फिरोज तुगलक ने अपने पीरियड में लागू किया था। कर प्रणाली में सुधार से राज्य की स्थिति तो अच्छी हुई ही, जनता में भी खुशहाली हुई और फिरोज तुगलक की लोकप्रियता में बहुत वृद्धि हुई। इतिहासकार उसकी बहुत चर्चा करते हैं और इतिहासकार अफीफ के अनुसार तो ये माना गया कि दिल्ली में बाजार में जो अनाज की दर थी अलाउद्दीन के टाइम में वही दर फिरोज तुगलक के टाइम में थी और जो कीमत अलाउद्दीन कठोर नियंत्रण के द्वारा स्थापित किया था बाजार में, मूल्य नियंत्रण के द्वारा, वो बिना उस तरह के कठोर नियंत्रण के फिरोज तुगलक के टाइम में बाजार में देखी गई। उसको किसी भी प्रकार की प्रताड़ना या नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। साथ ही शिल्पकारों और व्यापारियों की स्थिति भी बेहतर हुई। जो कारखाने थे उनमें उत्पादन बढ़े, शिल्पकारों की स्थिति और अच्छी हो, इसलिए बहुत सारे दासों की नियुक्ति की गई और उससे उत्पादन बढ़ा भी। माना यह भी जाता है कि फिरोज तुगलक के जो निजी दास थे उनकी संख्या 1,80,000 थी और दासों की देख रेख के लिए भी एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको दीवाने बंदगान कहा जाता था। तो हम अगर उसको कंक्लूड करें, अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करें, तो हम ये कह सकते हैं कि फिरोज तुगलक बिना कठोरता को दर्शाए हुए, बिना कठोर नियंत्रण के जो कर प्रणाली है उसको सुधार किया और उसको सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया और जो आर्थिक स्थिति सल्तनत की खराब थी, जो राजकोष खाली पड़ा हुआ था, उसको मजबूत करने का प्रयास किया और बहुत हद तक उसमें सफल भी रहा। तो फिरोज तुगलक के कर प्रणाली के बारे में आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। पसंद आए तो आप इसको देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें। आपका अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे अन्य वीडियो जो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, आप उसको भी देखें, वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो। थैंक यू अगेन।